अच्छा देखो, हम लोग पहले लेक्चर तक क्या देखा था कि ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या था कि एक लाइन इंटीग्रल, उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या है, सेम चीज़ है, वो भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। बट ग्रीन्स थ्योरम जो है वो ग्रीन्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम का एक स्पेशल केस है, ठीक है। कोई प्लेन सरफेस पर लेने से हम लोग क्या हो जाता है, वो ग्रीन्स थ्योरम। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अभी स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले समझ लेते हैं इसको, कि इफ़ ए वेक्टर बी एनी continuously differentiable vector point function and S is a surface bounded by a simple closed curve C, ठीक है। इसके प्रोसीड देन क्लोज इंटीग्रल ओवर C f डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर S कर्ल ऑफ f डॉट एन कैप डी एस। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर कोई एक सरफेस है, सपोज कि कोई एक सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकता है, वो एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कोई भी। सपोज एक सरफेस है, एक ऐसा ही सरफेस ले लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कोई एक सरफेस ले लिया, इसके अंदर पॉइंट कौन सा है, दैट इज़ ये जो मैंने नील कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब सरफेस है, ठीक है। दिस इज़ द सरफेस, अंदर का पोर्शन जो है वो दिस इज़ द सरफेस है। वो कौन सा सरफेस है, एस सरफेस है। और ये पे क्या बोले, एस ए सरफेस एंड बाउंडेड बाई अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, मतलब ऐसा कर्व जो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व है, मतलब ये जो कर्व सरफेस है ये बाउंडेड है बाय दिस कर्व। देन ये जो कर्व है, सपोज कि इनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक में कटा जिस तरफ घूमता है उसको उल्टा तरफ होता है, ठीक है। देन दिस बाई बाउंडेड बाई दिस सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब ऐसा कर्व जो खुद को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। पहले भी बोला था, जैसे कि ये वाला ये जो कर्व है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्यों, क्योंकि खुद को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिया। बट एक एलिप्स मैंने ले लिया, दिस इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि क्लोज्ड भी है, बाउंडेड है, एंड आपस में एक पॉइंट से मतलब आपस में कहीं पर भी खुद को इंटरसेक्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, क्या बोला है, देन क्या होगा कि ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एफ, जो सरफेस के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है, उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल आएगा, वही इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल का इस सरफेस के अलोंग जो सरफेस इंटीग्रल आएगा वो सेम होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एन कैप क्या है, वो क्या है कि वेयर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस एस इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन in which a right-handed screw would move when rotated in the sense of description of C। यहाँ पे description of C थोड़ा कट गया, नीचे है, ठीक है, in the description of curve C, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले इसको ठीक से समझो, क्या बोला है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो इस पॉइंट्स पे अगर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकते हैं, मतलब ये जो पेन का नीब जिस तरफ है आउटवर्ड, इस तरफ भी हो सकता है, और इस सरफेस का अंदर उस तरफ भी, पीछे की तरफ भी हो सकता है। बट वो किस तरफ होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन, वो कैसे डिसाइड होगा, क्या बोल रहा है कि अगर ये कर्व अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ठीक है, देन कोई अगर मैंने राइट हैंडेड स्क्रू ले लिया, उसको लेके अगर मैंने ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, इस तरफ घुमाया, ठीक है, इस तरफ घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, वो खेलने से क्या हो जाएगा, उसको बाहर की तरफ आ जाएगा ना। देन इन दैट केस जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, पेन का निब जिस तरफ है। बट अगर मैंने राइट हैंड स्क्रू को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे पेन को जिस तरह मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमाने से क्या हो जाएगा, वो अंदर का स्क्रू अंदर की तरफ चला जाएगा। इन दैट केस जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर कर्व का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, देन को राइट हैंडेड स्क्रू लेके अगर उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, इस तरफ घुमाएं, पेन जिस तरफ घुमा रहा हो, देन वो क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। इन दैट केस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की तरफ, और अगर राइट हैंड स्क्रू में ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, देन अंदर की तरफ चला जाएगा। देन इन दैट केस यूनिट नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, ठीक है। देन हमको क्या करना है, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि दैट इज़ ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जो ये होगा लाइन इंटीग्रल होगा अलॉन्ग द क्लोज्ड कर्व सी, वही क्या हो जाएगा, उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ही कर्ल का अलॉन्ग दिस सरफेस एस
सरफेस इंटीग्रल का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ये सरफेस कोई भी हो सकता है, कोई सर्कुलर रीजन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट है एस, बाहर की तरफ हो गया क्लोज्ड कर्व सी। ठीक है, तभी चलो इसका रिलेटेड अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो ये देखो प्रॉब्लम क्या है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ दिस where the surface AC is the upper half of the sphere x square plus y square plus z square equal to 1 and C is the boundary। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको पहले हम लोग ठीक से समझ लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो सरफेस गिवन है, यहाँ पर भी जो सरफेस है वो कौन सा सरफेस है, देखो मैं यहाँ पे पहले बार ड्रॉ करता हूँ कि सपोज कि कोई खरबूज है, उसको अगर मैंने ऐसे मिडिल से काट दिया तो उसका सरफेस कैसे होगा, दिखने में कैसे लगेगा, उसको ऐसे होगा। ठीक है, जिसका एक अपर पोर्शन रहेगा। ठीक है, यही बोला है। ठीक है, मतलब वेयर एस इज द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या होता है, कोई एक फुटबॉल ले लो, वो एक स्फीयर होता है। ठीक है, बट अपर हाफ बोला है, इसका मतलब उसको मिडिल से काटना पड़ेगा। काटने से जो अपर पोर्शन आएगा, मतलब ऐसे कि सपोज कि ये है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। देन क्या होगा, ये तो नेगेटिव एक्सिस इस तरफ चला आया। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स, दिस इज एक्स डैश्ड, दिस इज सॉरी दिस इज y and this is y dashed, this is x, then this is z। then जो अपर हाफ है हेमिस्फीयर का, ये पोला है। then यहाँ पे सरफेस कौन सा है, ये जो पोर्शन है ना कर्व सरफेस अपर का पोर्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं द सरफेस एस। एंड वेयर एस इज द अपर हाफ ऑफ दिस स्फीयर एंड सी इज इट्स बाउंड्री। सॉरी, ये जो सी है कर्व है, वो कौन सा बाउंड्री है, ये देखो नीचे जो सर्कुलर रीजन है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, सपोज इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, देन दिस इज द कर्व सिंपल क्लोज कर्व सी। मतलब ये हो गया सरफेस एस एंड ये हो गया द क्लोज कर्व सिंपल क्लोज कर्व सी। ठीक है, देन इसको यहाँ पे इस डिजाइन पे मुझको स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो इस फिगर को मैंने थोड़ा ठीक से ड्रॉ किया यहाँ पे देखो, दिस इज द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर, ये हो गया द सरफेस एस। एंड नीचे की तरफ जो बाउंड्री है, दिस इज द सिंपल क्लोज कर्व सी विच इज इट्स बाउंड्री। ठीक है, देन हमको इसमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब क्या है, मुझे इस कर्व के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल आएगा वही क्या हो जाएगा, इस सरफेस के अलोंग जो सरफेस इंटीग्रल आएगा उससे इक्वल होगा। देन वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग ग्रीन सेल में भी देखे थे, उसको अलग से लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा अलोंग दिस क्लोज कर्व सी, एंड अलग से मुझे सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा अलोंग द सरफेस कर्व सरफेस एस, एंड मुझको दिखाना पड़ेगा दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, चलो अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो भाई क्या होगा, अभी देखो कैसे लिखना पड़ेगा, वी वांट टू वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, दैट इज मुझको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। इसमें नंबर दे दिया 1। तो यहाँ पे जो सी है, ये सी, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया एस। ठीक है, यहाँ पे जो सी है, ये सी क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, दैट इज अ सर्कुलर रीजन। ठीक है, हमें लिखना पड़ेगा कि हेयर here the curve C is the boundary of the given sphere which is a circular region है ना C, and whose equation is, इसकी इक्वेशन क्या होगा, एंड इक्वेशन इज, हम लोग जानते हैं कि इस सर्कुलर का देखो, ये जो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना है
1 यूनिट है, क्योंकि हम लोग x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। दैट इज इस पॉइंट से लेकर इस सरफेस का कोई भी सर्कमफेरेंस का मैंने एक लाइन खींच दिया, देन वही क्या हो जाएगा, स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। एंड सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर ये भी तो इस स्फीयर का एक सर्कमफेरेंस है, देन ये जो सर्कल है इसका भी ए सेम रेडियस होगा। देन अगर इसका स्फीयर का रेडियस अगर 1 यूनिट होगा, देन ये जो ओ ए लेंथ है इसका भी रेडियस कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा, ये भी रेडियस 1 यूनिट होगा, ठीक है। देन और इसके और इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे, दैट इज ओ में, एट द पॉइंट 0 0 में, क्योंकि XY प्लेन में है ये सर्कल कहाँ पर है, XY प्लेन पर भी तो है ना। देन उस इक्वेशन इस क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, where 1 is the radius of this circle and the center at origin, ठीक है। एंड द पैरामेट्रिक यानी सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, मैंने पहले डिस्कस किया था इसको। एंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है, क्योंकि अभी रेडियस 1 है, देन x इक्वल टू 1 कॉस थीटा, दैट इज x इक्वल टू कॉस थीटा आएगा। एंड y इक्वल टू क्या होगा, a साइन थीटा, यहाँ पे a कितना है 1 है, दैट इज y इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा। यानी थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर मैंने ये जो सर्कल है इस सर्कल का अगर मैंने यहाँ पे ऊपर के लाइन खींचा, देन ये एंगल अगर थीटा है, देन इसके ऊपर थीटा कितना है 0 है, और ये ऐसा अगर मैंने पूरा ऐसे इस तरफ आ गया, यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई हो गया, फिर अगर मैंने 180 डिग्री ऐसे घूम के आ गई यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फिर से पाई प्लस पाई 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई, तो यहाँ पे क्या होगा 0 लेस देन, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ है, ये जो सर्कल का इक्वेशन है यहाँ पे तुम और एक भी चीज़ लिख सकते हो। एंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन इज दिस कॉमा जेड इक्वल टू 0, ये भी लिखोगे। क्यों, क्योंकि सरफेस कौन सा था, सरफेस होता स्फीयर, बट उसका जो बाउंड्री है दैट इज सिंपल कोस का सी, ये एक सर्कल है, क्योंकि ये सर्कल XY प्लेन पर लाई कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसके लिए हम लोग जेड इक्वल टू 0 लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉमा जेड इक्वल टू 0। देन इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा यहाँ पर भी क्या आएगा, एक एक्स इक्वल टू कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा कॉमा जेड इक्वल टू 0, ठीक है। और थीटा के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई तक रन करेगा, ठीक है। देन अभी हमको क्या प्रूफ करना है, या लाइन इंटीग्रल मुझे निकालना है, ठीक है, अलोंग दिस सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। तो हमको ये निकल देते हैं, चलो। नाउ come on, that is closed integral over c f dot dr। अभी f डॉट डी आर, यहाँ पे f डॉट डी आर ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि f क्या है, f तो गिवन है तुम्हारे पास क्वेश्चन पे, पर डी आर क्या होता है कि अगर सरफेस के सर्कल को इस जो सिंपल क्लोज कर्व है इसका अगर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया पे P, उसका कोऑर्डिनेट जो होता है सपोज कि x, y, j, x, y, 0 ऐसा होगा, क्योंकि तो सिंपल क्लोज कर्व है जो कि XY प्लेन पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो पॉइंट है उसका ही डी आर निकालना पड़ेगा, दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, हालांकि डी जेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज आर वेक्टर क्या होता है, मैं राफ में बोल देता हूँ, आर वेक्टर क्या होता है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन डी ऑफ आर क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा बोलो, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ओवर सी, एफ कितना है, एफ इज ये वाला लिख लो, क्वेश्चन पे गिवन है वेक्टर पॉइंट फंक्शन कि 2x प्लस वाई आई कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड के कैप हो गया, डॉट साइड में लिखना, यहाँ पे जगह नहीं है मेरा, ठीक से लिख लेता हूँ यहाँ पे। डी आर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, दैट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप हो गया। देन इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आई कॉम्पोनेंट गुणा का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, देन इसका हो जाएगा 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड डी जेड, ठीक है। अभी ऑन दिस
सिंपल क्लोज कर्व सी, यहाँ पे कितना है, दैट इज जेड इक्वल टू तो जीरो है। अगर जेड इक्वल टू जीरो है देन डी जेड भी जीरो हो जाएगा, मैंने पहले भी बोला। देन डी जेड जीरो होने से ये वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जेड जीरो पुट करने से ये भी पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। देन रहेगा कौन, सिर्फ ये पहला वाला टर्म, ठीक है। देन यहाँ पे सिर्फ एक्स एंड वाई है। देन तुमको क्या करना पड़ेगा, अभी ये पैरामेट्रिक फॉर्म को देखो। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था कि एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा। देन हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू सिंपल क्लोज कर्व सी, यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ 2x प्लस वाई, ठीक है। डायरेक्ट लिखे रुको एक बार, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 2x प्लस वाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि ऑन द कर्व सी यहाँ पे क्या है, जेड इक्वल टू जीरो है, दैट इज डी जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो, सिर्फ ये वाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो पेज ले लेते हैं। ये हमको क्या करना पड़ेगा कि इक्वल टू, यहाँ पे देखो अभी x इक्वल टू कितना है, कॉस थीटा, y इक्वल टू है साइन थीटा, ठीक है। देन यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू पुट करेंगे कॉस थीटा, तो इसे पे आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस y कितना है साइन थीटा, लिख लिया। d ऑफ x दैट इज d ऑफ कॉस थीटा, और अभी सब कुछ थीटा में कन्वर्ट हो गया। अभी थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 2 पाई तक, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई तक हो गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, रुको एक बार, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन आने से प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी देखो क्या होगा, दैट इज़ ये हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन थीटा इक्वल 0 टू 2 पाई 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डी ऑफ कॉस थीटा मतलब डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। डी कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिखा लेंगे, ऐसे लिख सकते हो इसको, डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, बैलेंस करने, डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई, माइनस साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के बाहर ही रख दो, ठीक है। साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि हाफ इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू माइनस थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई साइन 2 थीटा, और हाफ इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दैट इज कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग इसको अंदर इंटीग्रेट कर देंगे, देन क्या आएगा बोलो, इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा होने से क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, इट इज़ माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन हाफ इंटू डी थीटा, दैट इज हाफ इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ पे अंदर ही रखते हैं इसको, माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 0 ओनली 0 टू 2 पाई। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू बिठाएंगे, अपर वैल्यू अपर लिमिट दैट इज 2 पाई, थीटा को 2 पाई बिठाने से कितना आएगा, -1/2 इंटू कॉस 2 पाई, कॉस 2 दैट इज कॉस 2 इंटू 2 पाई दैट इज कॉस 4 पाई, कॉस 4 पाई मतलब -1 टू द पावर 4 दैट इज 1 प्लस हाफ इंटू थीटा को 2 पाई बिठाओ 2 पाई माइनस साइन 4 पाई आएगा, बट हम लोग साइन n पाई 0 फॉर एनी n बिलोंग्स टू जेड, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अपर लिमिट मैंने बिठा लिया, भाई लोअर लिमिट दैट इज 0 बिठाओ, थीटा को 0 बिठा देने यहाँ पे कितना आएगा, कॉस 0 दैट इज 1 माइनस हाफ आएगा, प्लस यहाँ पे 0 बिठाने से 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन 0 0 दैट इज हाफ इंटू 0, तब ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, अभी क्या होता है देखते हैं, इट इज़ माइनस हाफ इंटू दैट इज ओनली पाई माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस की रुपये बच्चे कर लेते हैं, हाँ 1/2, तो माइनस आप प्लस आप कैंसल्ड रहेगा सिर्फ माइनस पाई। तो मेरे पास अभी क्या मिल गया, दैट इज़ क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर, ये मेरा मिल गया -पाई, ठीक है।
इसको नंबर 2 से मैं डिनोट कर दिया, ठीक है। दैट इज़ मेरा जो एक नंबर से जो लाइन इंटीग्रल था इसका वैल्यू मेरे पास निकल गया -पाई। अभी वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये सरफेस इंटीग्रल भी निकलना पड़ेगा। निकालने के बाद देखना पड़ेगा कि उसका भी वैल्यू -पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसका वैल्यू -पाई आ गया देन ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल सेम हो जाएगा, देन थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखो अभी सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था सरफेस इंटीग्रल का, अगर पता नहीं है तो वीडियो देख लो एक बार। सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उस सरफेस को कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन पर आइदर ऑन एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो सरफेस है इसको एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करता हूँ। अब ये जो हेमिस्फीयर है इसका एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन क्या होगा, एक सर्कुलर रीजन होगा। जैसे कि सपोज के कोई खरबूज है तो उसके ऐसे मिडिल से काट के ऐसे स्पेस पे रखा, तो एक्स वाई प्लेन पर जो उसका जो छाया आएगा क्या आएगा, सर्कुलर शेप आएगा। दैट इज़ उसका जो प्रोजेक्शन होगा ऑन द एक्स वाई प्लेन वो एक सर्कल होगा। वो कौन सा सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, नाउ टू इवेलुएट द राइट हैंड साइड ऑफ वन we project the given surface S, that is hemisphere is on the xy plane, ठीक है। सपोज कि ये वाला प्रोजेक्शन कौन सा, यही कौन सा होगा, ये तो आर होगा ना। ये तो रीजन, इस सरफेस का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, अभी आर हो जाएगा। रीजन होता है, हम लोग क्या जानते थे फॉर्मूला सरफेस इंटीग्रल का, दैट इज डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू क्या होता है, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर एफ डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई बाई मॉड्यूलस ऑफ मॉड एन कैप डॉट के कैप। यही था क्योंकि मैंने एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्शन लिया था, इफ़ एन डॉट के कैप नॉट इक्वल टू 0, मैंने भी बताया था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सरफेस को मैं एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, देन वो क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा सिंपली। दैट इज़ हम लोग क्या, लेट आर बी इट्स प्रोजेक्शन ऑन दी एक्स वाई प्लेन एंड विच इज़ अ सर्कल, विच इज़ अ सर्कल। और कौन सा सर्कल है, ये वाला सर्कल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉमा जेड इक्वल टू 0 सर्कल, जिसका सेंटर कहाँ पे 0 0 में, रेडियस कितने 1 यूनिट है। सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट एंड सेंटर बी एट ओरिजिन, ठीक है। अभी क्या होगा, दैट इज़ ये रीजन कौन सा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉमा जेड इक्वल टू 0, ठीक है। कौन सा सरफेस है, यही तो है, यही वाला है, ठीक है। दैट इज़ अगर मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लिया इसको, देन कैसा आएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन अभी मैंने रीजन आर ले लिया, अगर मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे प्रोजेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया देन ये सर्कल आ जाएगा। सपोज कि एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, देखो इससे रिलेट करो, यही वाला सर्कल का यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया सिर्फ एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को लेकर, ठीक है। देन ये इसका रेडियस कहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे है, 0 0 में, एंड रेडियस कितने 1 यूनिट, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1 0 एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,0, ठीक है, याद रखना। और ये सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो मैंने सरफेस इंटीग्रल निकालने के टाइम पे भी बोला था, ठीक है। देन क्या होगा, ये सरफेस क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर एस, अच्छा। और यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ पहले नहीं बताया, ये जो एन कैप है, एन कैप क्या है, मैंने पहले भी बताया था, इस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट का यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूम रहा है कर्व, इसके लिए राइट हैंड स्क्रू को अगर मैंने ले लिया तो वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ चला आएगा, ठीक है। क्योंकि कर्व जिस तरफ घूम रहा है मुझको उस तरफ ही घुमाना है स्क्रू को, ठीक है। उस तरफ घुमाने से वो किस तरफ चला आएगा, इस तरफ बाहर की तरफ चला आएगा। अगर मैंने क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाने से अंदर की तरफ आ जाएगा ना, देन इसे कि यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा अब ये चीज़ देखो, डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हम लोग मैंने अभी बताया कि फॉर्मूला क्या था, देख लो एक बार। सरफेस इंटीग्रल फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है, अभी सरफेस रीजन आर में प्रोजेक्शन में आ जाएगा, रीजन में आ जाएगा,
और ये डी एक्स क्या हो जाता है, डी एक्स डी वाई बाई मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के, क्योंकि हम लोग एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप, और डी एक्स हम लोग एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्शन ले रहे हैं, एक हो जाएगा डी एक्स डी वाई बाई मॉड्यूलस ऑफ एन कैप डॉट के कैप। ठीक है, स्टार्क से ढूंढ कर रहे हैं। तो हमको ये सब निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे कर्ल ऑफ एफ चाहिए, एन कैप चाहिए, एन ये वाला चाहिए। कैसे निकलता है देखो, तो अब ये जो एन कैप हम लोग पहले निकालेंगे। एन कैप क्या है, एन कैप इज़ दी यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन दी सरफेस इज ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और ये निकालने का प्रोसेस मैंने सरफेस इंटीग्रल पे बताया था। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेक्टर, कोई भी सरफेस के ऊपर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो कौन डिनोट करता है, उस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालो, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई वो क्या डिनोट करेगा, उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर को डिनोट करेगा, एंड उसका ही अलॉन्ग में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई बाई मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई विल प्रोवाइड यू दैट इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन एट दैट पॉइंट। ठीक है, देन मैंने सरफेस को, ये जो सरफेस है इसको मैंने क्या नाम ले लिया, फाई। लेट द इक्वेशन ऑफ द सरफेस इज फाई, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 था। यहाँ पे मैंने 1 को इस तरफ लेके आ गया, -1 इक्वल टू 0। देन नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस, इसका हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा, दैट इज आई डेल फाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड, दैट इज आई कैप। अभी डेल फाई ये पूरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, 2x आएगा। इस पूरा फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करने से 2y आएगा, यानी पूरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियली डिफरेंशिएट करने से 2z आएगा। ठीक है, देन द यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप ऑन द सरफेस एस क्या हो जाएगा, इक्वल टू दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई बाई मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, दैट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब यही वाला है, दैट इज 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। देन उसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर दैट इज 4z स्क्वायर। यहाँ से मैंने 4 को बाहर कॉमन ले लिया, देन रूट से बाहर आने से 2 हो जाएगा, ऊपर में भी 2 है, देन ऊपर में 2 कॉमन से एक 2 इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और नीचे कितना आएगा, 4 बाहर आने से 2 आ जाएगा, अंदर में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और गिवन सरफेस का जो इक्वेशन है वो क्या गिवन था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज़ यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। देन 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या सिर्फ रहेगा कौन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, देन ये क्या हो गया, दिस इज़ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप। देखो एन कैप मेरे पास मिल गया, अभी एन कैप मिल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, ये भी निकाल सकते हो, अभी एन डॉट के क्या होगा ये भी निकाल लेते हैं क्या होता है। अभी एन कैप तो ये निकल गया, देन हम लोग अभी निकालेंगे, अभी हम लोग क्या निकालेंगे कि नाउ एन डॉट के कैप क्या होगा, इसके साथ ही दैट इज़ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसके साथ मुझे के कैप का डॉट लेना पड़ेगा। देन ये बात आई नहीं है, दैट इज़ आई डॉट आई जीरो, यहाँ पर जे भी नहीं है सेकंड वेक्टर में, देन जेड डॉट जे जीरो हो जाएगा। देन सिर्फ के का कंपोनेंट आएगा, दैट्स के डॉट के 1 दैट इज़ जेड डॉट 1 दैट इज़ जेड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास तो एन डॉट के भी मिल गया मेरे पास। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए होगा कि कर्ल ऑफ एफ निकालना पड़ेगा, देन एन कैप के साथ उसका डॉट निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, देन में कर्ल ऑफ एफ, नाउ कर्ल ऑफ एफ क्या आएगा, दैट इज डेल क्रॉस एफ, यही तो है डेल क्रॉस एफ, दैट इज आई जे के। सेकेंड रो में क्या आएगा, डेल का कंपोनेंट दैट इज डेल डेल एक्स डेल डेल वाई
डेल डेल जेड। एंड थर्ड रो में क्या आएगा, ए वेक्टर कंपोनेंट्स, दैट इज ए वेक्टर कौन सा है देखो, रुको कहाँ पे लिखा, ये वाला, दैट इज 2x प्लस वाई वाई जेड स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर जेड, 2x प्लस वाई जेड स्क्वायर लिख लेता है यहाँ पे, 2xy वाई जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड, अभी कितना आएगा वाई स्क्वायर जेड। इसका भी एक्सपेंड कर लो, इज आई कैप इंटू डेल डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर जेड, दैट इज आएगा 2y जेड माइनस डेल डेल जेड ऑफ वाई जेड स्क्वायर, दैट इज 2y जेड, ठीक है, प्लस जे कैप, ये पे क्या आएगा, ये गया, देन डेल डेल जेड ऑफ 2xy 0 आएगा, माइनस डेल डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर जेड, ये भी क्या आएगा 0 आएगा, प्लस के कैप, यहाँ पे क्या होगा डेल डेल एक्स ऑफ वाई जेड स्क्वायर, दैट इज 0 आएगा, माइनस डेल डेल वाई ऑफ 2xy, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ 2x आएगा, ठीक है। देन ये तो पूरा 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, सिर्फ ये रहेगा। देन यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, एक बार चेक कर लेते हैं, रुको। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ शायद गलत लिखा है, 2xy प्लस वाई है यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे y है, ठीक है। डेल डेल वाई का चेक कर लेते हैं, डेल डेल वाई ऑफ वाई जेड स्क्वायर, तो ये आएगा, डेल डेल जेड ऑफ ये आएगा, ठीक है। जब जे के लिए करोगे देन ये जाएगा, ये गया डेल डेल जेड ऑफ 2xy माइनस वाई, 2xy माइनस है ना प्लस वाई, हाँ प्लस वाई, देन डेल डेल जेड ऑफ 2xy प्लस वाई, तो 0 ही आएगा, माइनस डेल डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर जेड 0 होगा। अभी के कंपोनेंट क्या होगा, डेल डेल एक्स ऑफ वाई जेड स्क्वायर 0 आएगा, माइनस डेल डेल वाई ऑफ 2xy आएगा, 2x आएगा, प्लस 1 आएगा, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, के कंपोनेंट को फिर से लिखते हैं कि के कैप लिख लिया मैंने बाहर, डेल डेल एक्स ऑफ वाई जेड स्क्वायर 0 माइनस डेल डेल वाई ऑफ 2xy, दैट इज आएगा 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है अल्टीमेट 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, सी भी यहाँ पे कौन रहेगा माइनस ऑफ 2x प्लस 1 के कैप, ठीक है। राइट, यहाँ पे सकता हमको भी लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुआ है, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ये गया डेल ऑफ वाई जेड स्क्वायर स्क्वायर जेड इज 2y जेड माइनस जेड, ठीक है, जे कैप भी ये गया डेल डेल जेड ऑफ 0 माइनस 0, ठीक है। के लिए क्या होगा, ये गया, ठीक है, डेल डेल एक्स ऑफ वाई जेड स्क्वायर, वही तो है ना, देख लेते हैं देखो, वाई जेड स्क्वायर, हाँ डेल डेल एक्स ऑफ वाई जेड स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, माइनस डेल डेल वाई ऑफ दिस, रुको एक बार, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे फिर से मैंने गलती किया, यहाँ पे 2xy प्लस वाई नहीं है, यहाँ पे 2x प्लस वाई है, ठीक है, यहाँ पे गलती हो रहा था, जिसको थोड़ा फिर से कर लेते, थोड़ा फ्रेश करके करते इसको। देखो आई कैप ये तो 0 हो जाएगा, आई कैप 0 माइनस 0 प्लस जे, ये भी 0 माइनस 0, ठीक है, प्लस के कैप के लिए क्या होगा, मैंने ये फंक्शन मैंने गलत लिखा था इसलिए गलती हो रहा है बार बार। तो देखो डेल डेल एक्स ऑफ वाई जेड स्क्वायर आएगा 0 माइनस डेल डेल वाई ऑफ 2x आएगा 0 प्लस डेल डेल वाई ऑफ वाई दैट इज 1, यहाँ पे आएगा -1, तो अभी कितना आ रहा है माइनस ऑफ के कैप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल गया कि कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के कैप, ये मिल गया मेरे पास। अभी मुझे क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है, कहा गया इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। देयरफॉर इसको मैंने कहाँ पे माना था, देखो पेज बहुत सारा हो गया, देखो यहाँ पे ये जो सरफेस ये तो है, लेकिन फ्रॉम आर
फ्रॉम स्टार हम लोग क्या लिखेंगे, डबल इंटीग्रल ओवर आर, पहले इसको लिख लेता है एस, डबल इंटीग्रल ओवर एस कॉल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू क्या आ रहा है, डबल इंटीग्रल ओवर आर कॉल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई बाई मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के कैप। ठीक है, अभी सब वैल्यू को पुट करो, सब कुछ हमारे पास है अभी, डबल इंटीग्रल ओवर आर कॉल ऑफ एफ क्या है, देखो माइनस के कैप है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के कैप डॉट एन कैप कितना है, देखो अभी एन कैप तो हम लोग अभी निकाला ना, एन कैप कहाँ गया, बहुत सारा पेज हो गया, रुको थोड़ा, और कोई पेज था, देखो मेरा पेज अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ अभी, ये तो है एन कैप, ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहाँ पे कितना आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया, डी एक्स डी वाई एज इट इज़ रहेगा बाई मॉड्यूलस ऑफ एन डॉट के तो भी हम लोगों ने निकाला, जेड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जेड। ठीक है, यहाँ पे डबल इंटीग्रल ओवर आर, अभी इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या आ जाएगा, आई कंपोनेंट यहाँ पे तो है नहीं, जे कंपोनेंट यहाँ पे है नहीं, तो जीरो जाएगा, एक्स डॉट जीरो प्लस वाई डॉट जीरो प्लस जेड डॉट माइनस वन आएगा। ठीक है, क्योंकि के डॉट के तो वन हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है सिर्फ माइनस वन इंटू जेड, और यहाँ पे कितना है डी एक्स डी वाई बाई जेड, तो जेड जेड कैंसिल होकर यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस ऑफ डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डी एक्स डी वाई। अभी हमको इसको सॉल्व करना है, अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कि हम लोग का जो प्रोजेक्शन था ऑन द एक्स वाई प्लेन में क्या था, ये तो था, यहाँ पे अगर मैंने कोई स्ट्रिप ले लिया, मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसको, कि इसके ऊपर माइनस वन, ये एक्स के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, और अगर वाई के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, वाई का लोएस्ट वैल्यू किसके ऊपर लाई करेगा, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे, तो इसको अगर मैंने एक स्ट्रिप में बांट दिया यहाँ से, इस स्ट्रिप के ऊपर यहाँ पे वाई कितना होगा, यहाँ पे वाई कितना होगा वो देखना पड़ेगा मुझे, वेरिएबल में आएगा। तो यहाँ पे देखो सरफेस इसके ऊपर कर्व के ऊपर वाई कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा वाई इक्वल टू प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसका रीजन क्या हो जाएगा, अभी देखो माइनस, पहले वाला आएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, मैंने अभी बोला यहाँ पे कहा गया, कितना पेज सारा हो गया ना, देखो यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू माइनस वन से लेकर प्लस वन तक, एंड वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई। ठीक है, इन्हें भी इसको सॉल्व कैसे करोगे, माइनस वन से लेकर प्लस वन में रहने दो, और ये जगह वाई इक्वल टू माइनस अंडर टू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई पहले होगा उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट पे होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस अंडर, दैट इज फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस वन टू वन, और इंटीग्रेशन डी वाई मतलब होता है वाई फ्रॉम माइनस अंडर टू वन माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर टू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज माइनस। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी नहीं करके तुम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, अच्छा जब कर ही लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैंने फिर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या जाएगा, अंडर टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लोअर लिमिट क्या आएगा, माइनस ऑफ अंडर टू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन, ये कितना आ रहा है, टू टाइम्स अंडर टू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज टू बाहर आ गया, ये जाएगा माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू माइनस वन से लेकर प्लस वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले मैं डिस्कस किया था इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल का, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, टी टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, इफ़
एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इक्वल टू होता है 0 इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर इसके मतलब अगर एफ इवन फंक्शन है देन ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और अगर एफ ऑड फंक्शन है देन 0 हो जाएगा। इवन फंक्शन कैसे पता चलेगा? उस फंक्शन को एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, करने के बाद देखो अगर वो फंक्शन सेम ऐसे ही रह गया देन इवन फंक्शन है, और अगर इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद वो अगर माइनस ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ गया दोनों ऑड फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको मैंने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया देन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये फंक्शन सेम ऐसे ही रह गया, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज इवन फंक्शन। तो माइनस ए टू ए चेंज होकर क्या हो जाएगा? पहले 2 आ जाएगा, वो 2 और ये -2 मल्टीप्लाई होकर -4 इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 टू ए अंडर रूट डी एक्स। ठीक है, देखो इतना तक समझ में आया मैंने क्या बोला। अभी क्या करना पड़ेगा तुमको? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये कितना है यहाँ पे 1 है, दैट इज ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए फ्रॉम 0 टू, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा a नहीं आएगा 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो अभी? -4 इंटू इंटीग्रेशन, अभी आप वैल्यू बिठाओ, एक्स इक्वल टू 1 बिठाने से 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 दैट इज कितना आ रहा है? हाफ इंटू साइन इनवर्स 1 आ रहा है। साइन इनवर्स 1 मतलब साइन 90। ठीक है, और -0 बिठाने से ये 0/2 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 0 दैट इज साइन इनवर्स साइन 0 दैट इज ये भी 0 हो जाएगा। तो रहेगा सिर्फ -4 इंटू, ये भी कितना आ रहा है? हाफ साइन इनवर्स साइन कैंसिल दैट इज हाफ इंटू π/2 दैट इज π/4, तो -4 इंटू π/4 दैट इज -π। तो देखो अभी अच्छा यहाँ पे मैंने कौन सा इंटीग्रल को यूज़ किया, यहाँ पे लिख देता हूँ हम लोग को आसानी के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये देखो ये जो सरफेस इंटीग्रल था, इसका भी वैल्यू मेरे पास -π आ गया, और ये जो लाइन इंटीग्रल था इसका वैल्यू -π है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है? लिख देता है डबल इंटीग्रेशन ओवर एस कॉल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस, ये भी कितना आ रहा है? -π आ रहा है। ये नंबर 3 दे दो, यहाँ पे लिख दो व्हिच इज सेम एज द लाइन इंटीग्रल 2, यहाँ पे लिख दो हेंस द स्टोक्स थ्योरम हैज़ बीन वेरीफाइड और इज वेरीफाइड। ठीक है, समझ आया? अच्छा, अभी थोड़ा हड़बड़ी में कई जगह थोड़ा गड़बड़ी हो गया, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी बोलना पड़ा। तो पेज का भी फ़ोटो ले लो। ठीक है, रुको, ये पहला पेज है, ले लिया। अभी रुको दूसरा पेज दिखाते हैं। ये हो गया दूसरा पेज, फ़ोटो ले लो, इसका हो गया। अभी आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल, रुको, ये हो गया सरफेस इंटीग्रल का पेज, फ़ोटो ले लो, इसका ले लिया। इसके बाद आएगा ये वाला पेज, इसका फ़ोटो ले लो, ले लिया। इसके बाद रुको, लास्ट पेज है ये फ़ोटो ले लो। ठीक है, यहाँ तक। तो कहीं पर समझ में नहीं आने से बोलना मुझे।